बहुत दफ़ा अंग्रेज़ बोलते हैं या नॉन लोग, कश्मीरी झूठ बोलता है। अच्छा, अगर झूठ नहीं बोलेगा कश्मीरी मर जाता था। वो महाराज एक आदमी आएगा, तेरे पास मुर्गी है कि नहीं है? नहीं जी मुर्गी नहीं है। ये अंडा कहाँ से लाया? आप समझे मतलब? ही हैड टू टेल लाई, बिकॉज वो उस दिन मुर्गी है तो ले जाता था उसकी। ही यूज्ड टू टेक इट अवे। और होकर सर में एक बट होती थी जहाँ वो जिस एरिया में वो सरकंडे उगरे होते हैं उसके बीच में छुप के गोली चलाते हैं, उसमें झगड़े एक वन डीसी इन श्रीनगर ही लॉस्ट हिज लाइफ ऑन दिस। हाँ जी। कौन था वो डीसी था, उसका था जी डेविड। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट क्रिश्चियन गवर्नमेंट, इट वॉज ऑफिशियली बाय द चर्च ऑफ इंग्लैंड, but the people who ran the bureaucracy were not Christians, they were secular people who wanted to run an efficient government. कभी मिशनरी अड़ंगा बन जाता था तो वो नहीं चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अगेंस्ट था, अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन। कश्मीर लाइफ रेडियो का ये जो यादें प्रोग्राम है, ये पर्सनल हिस्ट्री प्रोजेक्ट है, उसकी एक और कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट मौजू पे, सियासत से बाहर इल्म के हवाले से। हम आज मिला रहे हैं आपको जनाब एलिजा ग्रेगन साहब से। ये बॉटनी के प्रोफेसर रहे हैं, बट द फैक्ट इज़ दैट ही हैज़ बीन वेयरिंग टू मेनी हैट्स फॉर मोस्ट ऑफ हिज कैरियर। तो ये प्रोफेसर भी रहे हैं, ये एजुकेशनिस्ट तो हैं ही, ये तो बड़े ज़बरदस्त ट्रैवलर आज भी हैं। ही 78 बट स्टिल ट्रैवलिंग। और इनका ये क्रिश्चियन हैं, पेस्टर रहे हैं, काफ़ी बरस तक इन्होंने एक चर्च को भी मैनेज किया है लद्दाख में। और इनकी जो सबसे अहम बात है, ये है तो पैदाइशी लद्दाख के, लेकिन उतने ही कश्मीरी हैं जितना मैं हूँ। ग्रेगन साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। आपका शुक्रिया भाई, मेरे घर में आज, और बहुत मेहरबानी है आपकी। और मैं इतना खुश हूँ कि मैं कश्मीर लाइफ में आज कुछ थोड़ी सी अपने ख्यालात पेश कर सकूँ। ये वैसे शुरुआत इस बात से करेंगे, एट 78 यू आर ऑलवेज ऑन द मूव। अभी आप कश्मीर में हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ पंखे की ज़रूरत पड़े तो आप उड़ जाते हैं लद्दाख, तो वहाँ थोड़ी सी ठंड बढ़ जाए तो आप जाते हैं दिल्ली। व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस? मेरी जो कहानी है, सामान्य उम्री जो है मेरी, वो ये है कि मैं हर जगह रह चुका हूँ, हर जगह का मैंने मज़ा चखा है। मेरी जड़ें लद्दाख में हैं, मेरा पालन पोषण कश्मीर ने किया। मैं 7 साल का था जब मैं कश्मीर आया था। अच्छा। 1955 में। अच्छा। 1955 में। मुझे लगता है शायद 70% लोग पैदा भी नहीं हुए थे। सही बात है। तो मैं उस कश्मीर को जानता हूँ। उस छोटे बचपन से 7 साल की उम्र में मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुई थी, वो जंगलात में काम करते थे। और वो JNK के उस महाराज साहब के ज़माने में उनको देहरादून भेजा गया था, इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज। अच्छा। उसका नाम था, एक ही वाहिद एक फॉरेस्ट कॉलेज था इंडिया का। और वहाँ रेंज ऑफिसर्स कहते हैं, रेंजर्स की ट्रेनिंग होती थी। And he stood as the best practical forest officer for the 37-39 batch. अच्छा। अब क्या हुआ कि जब लद्दाख में वो गए, अब वहाँ तो सूखा, मतलब सूखा तो क्या है, वहाँ इतने जंगलात हैं ही नहीं जिसमें उनकी जो काबिलियत है वो इस्तेमाल हो। तो कुछ सालों को मैं वहाँ काम करने के बाद वहाँ का फॉरेस्ट डिवीज़न को जो था दफ्तर छोटा सा, उसको मैनेज करने के बाद, वहाँ थोड़ा सा एस्टेब्लिश करने के बाद उनको
ट्रांसफ़र करके कश्मीर, और कश्मीर में जंगल ही जंगल थे। आजकल तो सब ख़त्म हो गया आपका, और झेलम में आपका बाढ़ आती रहती है। उस ज़माने में आधा कश्मीर जंगल ही था, और बहुत कमाल के जंगल थे। मुझे याद है कि हम डरते थे उन जंगलों में घुसने से, उसके कोने में आने से भी हमको डर लगता था, हम छोटे थे। तो फिर उनकी पहले अनंतनाग में हुई ट्रांसफ़र, फर्स्ट कमिंग इनटू कश्मीर। उससे पहले लंगेट वगैरह में काम करते थे। मेरी जिंदगानी के बीच में वो अनंतनाग में 56 में हम बांडीपुर गए। वहाँ फादर ने चतरनार का जो फॉरेस्टर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, उस ज़माने में तो स्कूल कहते थे, अभी पता स्कूल है कि कॉलेज है अब कहते हैं, लेकिन स्कूल एस्टेब्लिश किया था। और वहाँ था मैं 2-3 साल, शायद 2-2.5 साल, वो जितना टेन्योर होता है। उसके बाद देन ही वाज ट्रांसफर्ड टू बारामूला DFO सॉइल कंजर्वेशन। तो बारामूला का हमने कश्मीर देखा, अनंतनाग का कश्मीर देखा, बांडीपुर का, अलग अलग इलाके। कश्मीरी ज़बान भी बदल जाती है। अभी तो कम्युनिकेशन अच्छा है, उस ज़माने में टांगे चलते थे या स्टेशन वैगन होती थी छोटी सी, पेट्रोल से चलती थी, शेवर्ले की। तो क्योंकि इतना मिलना जुलना नहीं होता था, तो कश्मीरी जो थे वो एकदम से वो दूसरे को ऐसे बोलते थे जैसे फॉरेनर आ गया, ये तो अनंतनाग का है, बांडीपुर वाला बोलता था। अच्छा, आप समझे? मतलब आप समझे हैं, दोनों कश्मीरी, लेकिन वो सोचते थे कि बिल्कुल हमारे देश का नहीं है, वो कोई दूसरा है। बारामूला वाला अलग होता था। अभी तो वो क्या कहते हैं नहीं, बॉइलिंग पॉट कल्चर बन गया ना सारा, वो जैसे अमेरिका में होते हैं सारे। तो देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन कश्मीर व्हिच इज आई वुड से नेगेटिव इन द सेंस वी हैव लॉस्ट द रीजनल कल्चर ऑफ कश्मीर। तो एनीवे वी वेंट टू बांडीपुर। फिर बांडीपुर में उन्होंने वो बिल्कुल फ्रॉम फाउंडेशन लेवल वो वहाँ उनके उस पर संगे बुनियाद पे उनका नाम लिखा हुआ है, SS गिरगन। तो वहाँ एक मिस्टर वुड्डू होते थे, उनको हमको ले जाते थे, और वहाँ मैंने असली एजुकेशन सीखी जंगल के अंदर। स्कूल तो गए नहीं हम, 7वीं जमात तक तो मैं स्कूल ही नहीं गया। अच्छा, हाँ, हमको मजे घर पे पढ़ो, जंगल में पढ़ो। फादर शाम को हिसाब कराते थे, शाम उर्दू पढ़ो, ये पढ़ो। तो अंग्रेजी बोलनी आती नहीं थी हमको कुछ भी। हमने ABCD सीखा है शायद छठी जमात में सीखा है, वो भी मुश्किल से। BA तक तो मैं इंग्लिश बोलता ही नहीं था। बाद में आस्ते आस्ते टूटी फूटी MSc में सीखी, वो बोलनी पड़ी क्योंकि लेक्चर अंग्रेजी में होते थे। एनीवे क्या हुआ कि फिर हम बारामूला गए, वहाँ सॉइल कंजर्वेशन। और बारामूला में क्या था, हम सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, और सेंट जोसेफ स्कूल था हमारे घर से करीबन 1.5 मील। बारामूला में अगर आपको मालूम है, एक जगह है इलाका वशकरा, एक खुशबाग, 2-4 जगह हैं उधर। वहाँ से सब लड़के हमारे घर के आसपास में वो मीटिंग पॉइंट होता, तो वहाँ से हम एक टोली बना के जाते थे, स्कूल जाते थे। और बस बड़े लड़के, छोटे लड़के, हम छोटे थे, कोई बड़े थे, हमको टांगे थक जाती थी कि वो तेज चलते थे। गाँव वाले लड़के थे, हम थोड़े इतने वो नहीं थे। एनीवे वी लर्नड लाइफ। माचिस फैक्ट्री होती थी उधर बारामूला में। यस। और वो माचिस फैक्ट्री के पास हम रहते थे, और हमको बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हाउ द मैचेस वर मेड। कश्मीर में 2 इंडस्ट्री थी जिसका कुछ कश्मीर में नाम था, जो महाराजा ने खोली थी, बाकी तो यहाँ था ही नहीं। एक रेशम खाना, वहाँ भी मैं रहा हूँ उसके ऑपोजिट, जब श्रीनगर में थे पहली दफ़ा। और बारामूला की माचिस फैक्ट्री, और बाकी कुछ था ही नहीं। मतलब इंडस्ट्रियल लेबर जो था कश्मीर में, ये 2-2.5 थे बस मुश्किल से, बाकी सब होम बेस्ड हैंडीक्राफ्ट थे। बारामूला से हम श्रीनगर आए। श्रीनगर में वो वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, गेम वार्डन बोलते थे। वाइल्ड लाइफ वाज गेम मीन्स यू हैव टू शूट। इट वाज नॉट द शिकारी के लिए, नॉट द क्रिकेट एंड द फुटबॉल। शूटिंग वाज कॉल्ड गेम।
बहुत सारे आजकल के जवान लोगों को नहीं पता, लेकिन बूढ़े लोगों को पता है। और गेम जनरली बिग गेम, स्मॉल गेम, बर्ड गेम वगैरह। तो मेरे फादर जब गेम वार्डन थे तो ही वॉज प्राइमरली इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ एंड इशूइंग लाइसेंसेस फॉर पचिन, ये क्या कहते हैं, डक्स का, डक शूट का। होकर सर, हाईगाम, ये 2-4 वो थे, होकर सर खास तौर पर। और होकर सर में एक बट होती थी जहाँ वो जिस एरिया में वो सरकंडे उगरे होते हैं उसके बीच में छुप के गोली चलाते हैं, वो बट नंबर 10 था, नहीं एक 4 था, 4 10 अलग अलग, मुझे लेकिन मुझे ये नहीं याद है। उस पर झगड़ा होता था, कौन वहां से शूट करेगा। हाँ, कौन बड़ा साहब शूट करेगा। कोई करोड़पति तो होता ही नहीं था, लखपति भी मुश्किल से होते थे, हजारपति होते थे। हजारपति होते थे। तो उसमें झगड़े, एक वन डीसी इन श्रीनगर, ही लॉस्ट हिज लाइफ ऑन दिस। हाँ जी। कौन था वो डीसी था, उसका था जी डेविड। हाँ, गबी डेविड बोलते थे उसको, पता नहीं उसका फुल नाम क्या था। तो क्या हुआ कि एक आदमी ने कहा जनाब मुझे इतने कारतूस चाहिए, मुझे ये वो करना है, मतलब कारतूस भी इशू किया करते थे, इतने भाई तुमको 25 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, जो भी होता था। उसने कुछ इशू किया कि कुछ उसमें तू मैं हो गई उस आदमी की। वो भी वो था थोड़ा सा बाहरी भाव का आदमी। वो डीसी से झगड़ गया, झगड़ा हो गया काफी, वो इनको हार्ट अटैक हो गया, ही डाइड इन स्पॉट, हार्ट फेलियर ऑन हिज चेयर। दिस वाज इन I forget the date, but it is in the record. He died in office, sitting on the chair, fighting on the arguing on the license of shoot license, some shoot license और cartridges का होता था। तो anyway, मैं मेरे पास इतनी कहानियां हैं कश्मीर की पुरानी वाली। अभी तो आपको बंदूक तो छोड़ो, बंदूक का एक नमूना भी रखना मुश्किल होता है, लेकिन उस जमाने में you were not a man if you did not know horse riding, shoot, and football, cricket तो कम, football basically, and SP कॉलेज माना जाता था। Anyway, तो मुझे बड़ा, लेकिन हमारी बड़ी मुसीबत होती थी। और ये बहुत सारे लोगों को शायद ये वो होगा, हैरानी होगी कि मेरे फादर थे बहुत ज़बरदस्त मार्क्समैन। मतलब मार दिया तो गिरता ही गिरता था कुछ ना कुछ। तो शाम को लाते थे 15, 16, 20 ये जी गीस लाते थे, टील, पोचार्ड, अलग अलग किस्म की ये जो बर्ड्स होते, मेलार्ड, पता नहीं मेलार्ड ज़्यादा मरती थी, टील छोटी होती है, वो छोटी वाली टील होती है। फिर वो गीस लाते थे। अब इसके पर उतारने होते थे हमको। ओह, हम 2 लड़के थे, मेरा एक दूसरा भाई था जोसेफ और मैं इलाइजा। अब हमको पर उतार, और फिर पर उतारने के बाद ले जाओ जी मेरे उस फ्रेंड के पास, वो उस फ्रेंड के पास, उसके पास, किसी को पर के साथ, किसी को साफ करके, अपना जो खाने के लिए उसका। और जब एक दफ़ा उसका जिस्म ठंडा हो जाए, उसका पर बड़े मुश्किल से निकलता है, विंटर में, वो भी माइनस का टेम्परेचर होता था, उसमें हमको ये साफ करने होते थे। हम कहते थे फादर संडे को गए, संडे शूट होता था, वीकडेज में नहीं मिलता था। तो हम कहते शाम को मुसीबत है, हमारे यहाँ खून निकलता था इधर से वो साफ करते हुए। एनीवे, दीज आर द स्टोरीज ऑफ 1960, 61, 62। ये 3 साल थे। एंड बिग गेम नहीं किया, बिग गेम बांडीपुर में हमने किया। उन दिनों में ये जो था, ये ब्लैक बेयर, ये वर्मिन था, डिक्लेयर्ड वर्मिन था। वर्मिन मीन्स समथिंग दैट कॉजेज हार्म टू द क्रॉप्स। ये मक्की खराब करता था। अच्छा, सारी मक्की था। वो कंडी इलाका था, सारा कंडी इलाका जो है वहाँ ये ब्लैक बेयर की बहुतात थी बिल्कुल। और ब्लैक बेयर क्या होता था, इतना वो शेमलेस होता था, वो हमारे कंपाउंड में आ जाता था। अच्छा।
जिस घर में हम रहते थे और हमारे सेब सूप लगे थे तो सेब पर चढ़ता था, फिर बैलेंस होता नहीं था, भारी गिर जाता था, शोर मचाता था, तो हमको 7-8 बजे के बाद दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे, क्या आ जाए, लोमड़ी आ जाए, क्या आ जाए, अलग अलग चीज़ें। और फादर कहते थे डिनर खाया, चलो आप शूट के लिए जाते हैं रात के टाइम पर। हम हैं, मैं 10 साल का, मेरे भाई 11 साल का, कहाँ से दम रात को। फिर कभी लाते हैं फ्लाइंग स्क्विरल होती है, वो पेड़ से पेड़, वो फ्लाई तो क्या करती है, ग्लाइड करती है, एक में चढ़ती है फिर दूसरे में ग्लाइड करती है। यहाँ भी है, हार्वर्ड में है, तो वहाँ मैंने रखा उसके खाए हुए कुछ वो कोन्स। So we had a fun life, and then we used to find eggs and birds. हर एक चिड़िया का नाम पता था हमको, हर एक ट्री का नाम पता था, क्योंकि बाप तो फॉरेस्टर था फादर, तो बताते ये रूबिनिया सीडियोकेशिया है, ये सिट्रस देवदारा है, ये अब सब बॉटनिकल नेम। 10 साल का लड़का बॉटनिकल नेम पता था, अंग्रेजी नहीं आती थी। अब सोचिए। So that was, and I think that made me a person who did not depend on formal education of the school. हम किसी बंद कमरे में पले ही नहीं, हम खुले नेचर में, हमको नेचर का पूरा मालूम था, कौन सा ट्रैक कहाँ गया है, कौन सा जानवर कहाँ से गया है, क्या है, सब पता था। यहाँ से लोमड़ी गई है, यहाँ से शाल आते थे, ये जैकल शाल तो बिल्कुल ज़्यादा था, यहाँ भी आता था, सुनवार में मेरे घर में आते थे, अभी तो कम आते हैं, ये आर्मी है, लेकिन जैकल वॉज अ मेनेस फॉर द विलेजर। मुर्गी उर्गी खा जाता था सारे, डरपोक होता गिदड़, उर्दू में कहते हैं गिदड़ जैसा। तो अभी ख़त्म हो गया, कश्मीर इज़ अ चेंज्ड वर्ल्ड नाउ, यू कांट फाइंड एनीथिंग नाउ। जो आपके यहाँ कहानियाँ हैं, कहानियों का बहुत अंबार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शुरू से शुरू करें। ये बेसिकली जो आपकी माइग्रेशन, जो योर Ladak's link with Kashmir is very old and it will remain there. लेकिन आपके वालिद साहब की ट्रांसफ़र हो गई थी, लेकिन ये बात भी सही है कि आपके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, वो भी कश्मीर में पढ़े हैं, वो पादरी बने बाद में। लेकिन ये कहानी क्या है कि when did you were Buddhist or you were Christians from day one? My great कहानी क्या है? हाँ। ऐसा हुआ, ये बहुत लंबी कहानी है, तो इस शाम के लिए आपको कवर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे ये इस वास्ते बता रहा हूँ कि मेरा जो परदादा था, अच्छा, दादी का फादर, he was from a place called Shigatse. Shigatse is 300 kilometers west of Lhasa. अच्छा, लासा जहाँ लद्दाखी लोकचक मिशन वगैरह जाता था yes. जहाँ दलाई लामा का हेडक्वार्टर था, तो उस जगह से 300 किलोमीटर एक जगह, बहुत बड़ा शहर है शिगाचे। शिगाचे का जो हेड लामा है, ही इज नोन एज द पंचन लामा, यस। एंड लासा का हेड लामा को बोलते हैं दलाई लामा। अच्छा, दलाई लामा। अब इनका एक बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है दोनों का। अच्छा, पंचन लामा और दलाई लामा का, दे आर इक्वल बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट वे। अब आपको ये फिलोसॉफिकल चीज है, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। दलाई लामा इज द हेड ऑफ द टेम्परल मैनेजमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्टिक इंटरेस्ट, राइट। तो मजहब का संभालने वाला या मजहब को केयर टेकर, तालीम देने वाला दलाई लामा है, टेम्परल वर्ल्ड। yes. उस वास्ते अगर आपको कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस लेने पड़े, आपको फॉरेन रिलेशन रखने पड़े, वो दलाई लामा करता था। आप समझे मतलब? सो ही वाज अ रिलीजियस पर्सन बट विद अ फुट इन द वर्ल्ड, राइट, in the secular world. Panchen Lama was different. Panchen Lama was spiritual this way and that way. He had no contact, visible contact, official contact with the world. He had to be Dhyani Buddha.
he had to be meditating Lama. So he was the supreme in the meditation aspect. Dalai Lama was meditation including temporal management. Right. है जी. So what happened? The Dalai Lama का जो वो था क्या कहते हैं philosophical and the spiritual protection or the support was given by the Panchen Lama. Obviously. So भाई तुम चलो, हम आपके साथ। आपके लिए हम दुआ करेंगे, हम गुम्पा में बैठेंगे, हम मॉनेस्ट्री में बैठेंगे, तुमने कारोबार संभालना है. आप समझे मतलब? बिल्कुल. तो ये रिलेशनशिप था. मेरा जो परदाता था, ही वॉज द टीचर ऑफ पंचन लामा. अच्छा. उसका उस्ताद था वो. अब उसमें उस्ताद अलग अलग होते हैं, एक ये सिखाता वो सिखाता है, और 10-15 होते हैं, जैसे कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं. एक कोई बॉटनी पढ़ाता है, कोई ज़ूलॉजी पढ़ाता है, तो वो वन ऑफ द मेन टीचर्स ऑफ द पंचन लामा था. राइट. 1830 में पैदा हुए थे, तो 1850s में he was teaching. अच्छा. He was from Shikatse. अच्छा. अब क्या हुआ कि दलाई लामा died under suspicious circumstances. There was a lot of tension with the Chinese kingdom and Tibetan kingdom. Permanent for thousands of years, hundreds of years. He died under suspicious circumstances, and the blame came on पंचन लामा. अच्छा. इसने शायद इसको रिमूव करने के लिए किया होगा. आप समझे मतलब? So what happened? The पंचन लामा को तो छोड़िए, उनका जो वो था, the whole group who were supporting and managing the Gompa of पंचन लामा in Shikatse, चाइना ने उनको कहा तुम पीकिंग आ जाओ, हम वो तफ्तीश करेंगे इसकी. Those days, thousands of miles to Peking from Lhasa, over mountains and ये और वो, पता नहीं कितने रिवर क्रॉस करने, that meant certain death. वो बीच में एलिमिनेशन कर देते थे, मर गया जी, बर्फ में मर गया, ये मर गया, जानबूझ के ही. तो सबको पता लग गया कि ये हमको बीजिंग बुलाया है, पीकिंग बुलाया है, तो मरना ही मरना है. Overnight, the whole group of teachers and helpers वगैरह, they made plans to run away. They fled. Had to flee for life. जिसको बुलाया था, जिसको नहीं बुलाया था, चपरासी और उसको चलो छोड़ो, लेकिन जो मेन थे. So what happened that my grandfather and his brother, both were in the same place, and both were called, besides many others. So both the brothers said, भागते हैं, तूने नहीं बताना, तू कहाँ भागेगा, मैंने नहीं बता, क्योंकि अगर एक ने पता लग गया तो फिर दोनों फंस जाएंगे. One chose to come to Ladakh. अच्छा. One also traveled, क्योंकि they could have gone easier south to Assam. They could have gone to Nathula, Sikkim. लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि दोनों उसी वेस्टर्न रूट में आए, लॉन्गेस्ट रूट. भागेंगे तो ऐसा भागेंगे पता ही नहीं लगे, 1000 किलोमीटर. दे ट्रैवल टू गर्तोक. यहाँ एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर होता था, आपने सुना होगा, बहुत मशहूर, वुल ट्रेड होता था. कश्मीरी जाते थे उधर. वो दैट्स अनदर बिग स्टोरी. Kashmiris have gone to Timbuktu locations in Tibet. Yes. So I think you should do a story. Anyway, Gartok में क्या हुआ कि one went straight, one went south. अच्छा. एक हिमाचल पहुंच गया, एक लद्दाख पहुंच गया. अच्छा. Now he was an educated man. हाँ. लद्दाखियों के बीच में बनाए आपको एक हाई कैटेगरी का प्रोफेसर मिल गया इन टिबेटन स्टडीज. वो रातों रात उसको वहाँ अवगत हो गया, ये हो गया. तो उसने जितना पैसा जमा किया था, अपने सोना वोना जिसे ट्रैवल करने के लिए, सब उसने इन्वेस्ट कर दिया. लोगों ने वहाँ कर उसको वहाँ. अच्छा, पहुँच गया जी 1855 का करीबन.
55, 56 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि मोरिवियन मिशनरीज जो थे वो आए थे हिमाचल में, केलंग में। यस, वो समर में जाते थे लद्दाख। 1856 1857 में ही करीबन एक मिशनरी नुब्रा गया, जी मुझे तिब्बतन सीखनी है। अच्छा, उस मेरे दादे से अच्छा कौन सिखाता है जिसको सारी तिब्बतन का जड़ आती थी। वो तिब्बतन सिखाते सिखाते इसने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया, वो क्रिश्चियन बन गया। अच्छा, आप समझे मतलब। उसको फ्रस्ट्रेशन भी होगा छोटा मोटा, भाई मुझे तो वहां धोखा मिला, मुझे भागना पड़ा। कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, we do not know अंडर व्हाट, बिकॉज ही वाज इन एलियन लैंड। अपना देश तो था नहीं उसका, वो लद्दाख में था। अब किस सर्कमस्टांसेस में क्रिश्चियन बन गया? बिकॉज ही वाज अ मनीड मैन, एजुकेटेड मनीड, सब कुछ था, जमीन बहुत थी, 200 कनाल जमीन थी शायद। 200 कनाल जमीन थी यहाँ लद्दाख में। हाँ, उसको दी थी ना लोगों ने, भाई वो उसे, then he got married there. Anyway, what happened? He became a Christian, but he did not take baptism. अच्छा, लेकिन बेटे को कहा तूने बैप्टिज्म लेना है। तो बेटा वो 12 साल का था कि जो मेरा दादा, then he got educated and all that and he came to 1896 में वो पैदल आया था, 400 किलोमीटर पैदल आया था पढ़ने के लिए श्रीनगर। वो था जी 12 साल का, 12 साल का था जब आया। वो 12-13 साल का था। बिस्को ने पढ़ाया इसको खुद। सो ही वॉज एजुकेटेड बाय द कैनन सी टिंडल बिस्को, बाप ने, जो बेटा नहीं। और फिर डॉक्टर नीव ने वगैरह, वो किताबें हैं मेरे पास उसकी। एंड उसको यहाँ बड़ी मुश्किल हुई। अच्छा, फतेहगढ़ में स्कूल था तो उसको तंग करते थे कश्मीरी। उसको एक ही था उस नमूना, तिब्बती नमूना। तो फिर बिस्को ने कहा देखो तुझे तो ये तंग तो करेंगे, और इसको जाना पड़ता था शेख बाग से फतेहगढ़ पैदल जाता था। तो फाइनली क्या हुआ कि उसने कहा तो देखो तू लड़ो मत, लेकिन बॉक्सिंग सीखो। तो उसको बॉक्सिंग सिखाई। अच्छा, तो कोई ज्यादा बकवास करेगा तो बॉक्सिंग करता था, अब सेल्फ डिफेंस। तो उससे फिर कंट्रोल हो गया। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही वेंट बैक और ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग द बाइबल। वहाँ उनको एक स्कॉलर ऐसा चाहिए था जिसको अंग्रेजी आती हो, तिब्बती आती हो। इसको तिब्बती अच्छी आती थी, बोलता था, पढ़ता था। यहाँ अंग्रेजी सीख ली थी उसने, उर्दू अच्छी दिखता था, फारसी जानता था। फारसी तो जरूरी होती थी उस जमाने में। उस जमाने में तो फारसी जरूरी। यहाँ तो कोर्ट लैंग्वेज फारसी होती थी। यस, पुराने आपके कागजात जो होंगे वो फारसी में होंगे। असल में देखा जाए तो कश्मीर का अरबी इन्फ्लुएंस बहुत कम था, फारसी था। कश्मीर वाज अ फारसी कल्चर। यस, तो सो दैट्स माय स्टोरी, ग्रैंडफादर्स। फिर माय फादर वाज बोर्न इन 1904। ग्रैंडफादर बिकेम देन अ पादरी। तो he started actually. No, he did not become a padri immediately. पहले तो ये बाइबल ट्रांसलेट करता, क्यों हेल्प करता था। अब ये स्कॉलर था, ऐसे भी उसका जीन्स जो थे स्कॉलर के थे। Obviously. वो मुझे भी आए हैं वहीं से पढ़ने लिखने का। हमारे पास 2000 किताबें घर में हैं। So that goes into your blood. पढ़ना लिखना वो करना। उनकी जो इतनी मेटिकुलस डायरी राइटिंग है, आपको पता था कि 1928 में डिनर पर पालक सब्जी खाया, तो वो भी लिखा है, मौजूद है आपके पास? है मेरे पास। लद्दाख में या यहाँ? लद्दाख में है, कुछ यहाँ भी है, यहाँ भी है कुछ मेरे पास है। कभी आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि डायरी राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं भी लिखता हूँ डायरी रोज, मेरा फादर लिखता था डायरी। अब बताइए कि ये जब घर बना है नहीं मेरा, ये घर, हेड मिस्त्री की जो दिहाड़ी थी 8 रुपए थी, कुली 2 रुपए, 2 रुपए का कुली, 8 रुपए का हेड मिस्त्री। ये घर बनते हो। ये बना है 1961 में, 62 में।
वस्ता सुभान ने बनाया था, मेरे पास दर्ज है, बाप के पास 8 रुपए दिहाड़ी, आज 800 रुपए तो कुली लेता है। मैं लाता था गिरदा 1 रुपए में 20, 16 आने के और 4 फ्री ऊपर से। आज आपको 10 रुपए में 1 मिलता है ना, मैं 1 रुपए में 20 लाता था। मेरा काम होता था गिरदा लाना, सुबह साइकिल पर जाओ तो गिरदा ला। मैं आपको ये कहानियाँ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या कर रहा है कि हमारे पास पेरेंट्स ने ये एजुकेशन दी थी कि तुमने नौकर पर डिपेंड नहीं करना है, कोई हेल्पर, यू हैव टू। I can cook every food, I can bake every ब्रेड, चपाती बना सकता हूँ, चावल बना सकता हूँ, मीट हर किस्म का बना सकता हूँ, सब्जी पका सकता हूँ, गार्डनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि हमको करना पड़ा। बाथरूम साफ करने पड़ते थे, लेट्रिन साफ करना पड़ता था खुद। पुरानी एजुकेशन और आजकल बनी बनाई मिलता थाली में आपको सब कुछ। स्कूल बस आती ले, हमको 4-4, 5-5 मील चलना पड़ता था स्कूल के लिए। कब बस का तो नाम नहीं, टांगे में जाना पड़ता। अगर जाना भी है तो टांगे में जाते थे। हम करनगर से यहाँ आते थे, बिस्को में आते थे, टांगे में आते थे। जगह है तो ठीक, नहीं तो दूसरा टांगा लेना पड़ता था। तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कैन ऑलवेज शेयर विद द पीपल इज नेवर लूज योर टच विद द रियलिटी, विद द ग्राउंड रियलिटी। अब देखिए ये जो मिडल ईस्ट में हो गया, हमको वहीं उतरना पड़ेगा, कोयले और लकड़ी में। खुदा ना करे गैस खत्म हो जाए, लेकिन फाइनली यू लिव where you were born and the ground that sustained you. जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। आप उस दौर में कश्मीर आए जब बेसिकली क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस बेसिकली स्टार्टेड इन 1846, जब बैनामे अमृतसर हुआ, उसके बाद ज्यादा ब्रिटिशर्स कश्मीर आने लगे। और जो मोरेवियन मिशन की आप बात कर रहे हैं लद्दाख वगैरह में, वो भी उसके आसपास ही था, उसके आसपास ही था। थोड़ा सा लद्दाख पहले अटेंशन सीख कर गया उनका। लेकिन आप जब उस दौर में कॉलेज में थे या स्कूल में थे श्रीनगर में, तब वो बेसिकली वो जो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस कश्मीर के थे, आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, वो थोड़े मध्यम पड़े थे। कैसा था वो दोनों? क्रिश्चियनिटी का जो कश्मीर में और लद्दाख में दो बिल्कुल अलहदा स्टोरीज, यस, अलग अलग, कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरीज। और क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए वेस्टर्न हिस्ट्री को समझना जरूरी है। श्रीनगर की खुशनसीबी या बदनसीबी ये थी, बदनसीबी एक लिहाज से, खुशनसीबी दूसरे लिहाज से। पहले तो महाराजा जो था, महाराजा ने चाहा था कि हम मेरी स्टेट में कोई क्रिश्चियन ना घुसे, not because Christian but because of the British. Yes. He did not want any British interference. Yes. Because उसने देख लिया था कि रंजीत सिंह के साथ क्या हुआ। तो उसने कहा रंजीत सिंह के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी होगा कल। तो उसने कहा कोई अंग्रेज या कोई फॉरेनर नहीं घुसेगा। तो एनीवे बहुत सारे उसने रेजिस्ट किया। अंग्रेज का एक और रीजन था दूसरा, अंग्रेज यहाँ कश्मीर की खूबसूरती के साथ कनेक्शन नहीं था, अंग्रेज का था सेंट्रल एशिया के साथ। कि अंडर द ज़ार्स रशिया वॉज एक्सपैंडिंग ईस्ट, और जब रशिया ने अपना जो रुझाव था, फोकस
ईस्ट को किया, टुवर्ड्स चाइना एंड टुवर्ड्स द ब्रिटिश इंडिया, अंग्रेज जाग गए. तो दे वांटेड कंट्रोल ओवर स्पाइंग आई Yes, obviously. इन कश्मीर Yes. एंड बल्तिस्तान. इस वास्ते हैरानगी की बात यह है कि आपके पास करदो में एयरपोर्ट था, ये बल्तिस्तान में एयरपोर्ट था, यहां जब था नहीं. You had British forces landing in Baltistan, whereas you did not have it here. They were very particular. बाद में लंबी कहानी है ग्रेट गेम की, लेकिन उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट था. लेकिन कश्मीर में जो अच्छी नुकसान में मेरी पर्सपेक्टिव, मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिक्स आ गया, ठीक, मान लिया कि उनको पॉलिटिकल रीजन से उन्होंने प्रेशर डाला, पॉलिटिकल प्रेशर से महाराजा ने उनको अलाउ कर दिया अंडर ड्यूरेस, फोर्स्ड. बट व्हाट हैपेंड, उसके कंधे पर बैठकर मिशनरी भी आ गया. Yes. मिशनरी ने अगर आना था उसके कंधे पर नहीं आना चाहिए था, खुद आना चाहिए था ऑन हिज ओन. भाई तुमको अगर जुनून है तो अपने बलबूते पर करो ना. मैं आपका सहारा लेकर अगर गवर्नमेंट की नौकरी लेता हूं तो आप पर हमेशा, आप पर ही मुझे दरमदार रहना पड़ेगा. कल तुझे सस्पेंड करवा दूंगा क्योंकि मैंने तुझे वो करवाई है. वो मैं सोचता हूं कि गलत चीज थी. नो रिलीजन शुड बी कनेक्टेड टू पॉलिटिकल अथॉरिटी. रिलीजन शुड बी your own devotion to Christ or to Hazrat Muhammad or to Lord Krishna or whatever, not to the political system. जिस दिन आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर आपके पास सेक्युलर स्टेट नहीं रहती, आपके पास फिर वो थियोक्रेटिक स्टेट बन जाती है. चाहे आप बोले या ना बोले, आप बोले डेमोक्रेसी है लेकिन इट चेंजेस द कलर. व्हाट हैपेंड कि मिशनरी ने बोला मेहरबानी करके मेरा भी रास्ता निकाल दे, जगह दिलवा दे उधर. अदरवाइज आपको मालूम है राजे ने कश्मीर में डॉक्टर तक को नहीं आने दिया. अंग्रेजी डॉक्टर को Yes. ही क्लार्क को कितना तल्ले मल्ले करना पड़ा कि मेहरबानी हमला करके, हुआ उस पर. हाँ जी, उसको हमरा पॉइजन करवाने की कोशिश की. क्या क्या नहीं कर, एक को तो पॉइजन कर दिया ना, एलिम्सली को पॉइजन कर दिया. उसको तो पॉइजन कर, वो पंजाब के रास्ते में मर गया. डॉक्टर्स में भी अलग अलग था, स्टेट कनेक्टेड डॉक्टर्स, नॉन स्टेट कनेक्टेड डॉक्टर्स. एनीवे क्लार्क जो था मोर लेस ही टोटल, उस जगह पर बिस्को का प्लस और माइनस पॉइंट भी है. मैं अभी बिकॉज मैं किसी की इज्जत नहीं करता जब मैं हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, हालांकि मैं खुद पादरी हूं, लेकिन अगर पादरी ने गलती की तो मैं सबसे पहले नुक्ताचीनी उसकी करूंगा. बिस्को का ये था, बिस्को ने इतना सहारा लिया था स्टेट का, रेजिडेंट का, इसका उसका. भाई तुमने अपना डिस्टेंस रखना चाहिए था. तुम एजुकेशन करो, डोंट कनेक्ट. बट उसका ये फायदा हो, कश्मीर को फायदा हो गया, जमीन मिल गई, ये मिल गया. आजकल प्राइम लैंड है आपके पास, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपके पास. यू गेट माय पॉइंट. सो दे गॉट अ लॉट ऑफ गुड डील्स, बट दे वर ऑनेस्ट. बदमाश होता था, खा जाता अपना. उसने कश्मीर को एजुकेट किया. और बिस्को की जो एजुकेशन थी वो अलहदा एजुकेशन थी बिल्कुल, बिकॉज इट वॉज इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ अ नेचर. फ्यू स्कूल्स इन द वर्ल्ड यू विल हैव लाइक बिस्को. अभी का बिस्को नहीं, 50 साल पहले वाला बिस्को. अभी बिस्को चेंज हो गया, लेकिन 50 years ago बिस्को और 100 years ago बिस्को was a very particular school that no school in India equals बिस्को. आपको पता है रीजन ये था कि बिस्को में प्रैक्टिकल जो स्कूल में प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज नॉट connected only to football and cricket and hockey. It was connected to everything that is involved in taking care of nature and society. कंट्री क्रॉस रन करो, डल क्रॉस करो, क्योंकि उस जमाने में आधे कश्मीरी तो मर जाते थे डूब के. तैरना ही नहीं आता था, तैरना नहीं चाहते थे, नहीं भी चाहते थे, और तैरने को लो समझते थे.
बोर्ड चलाना तो कश्मीरी पंडित तो करता ही नहीं था बिल्कुल, उसको तो जबरदस्ती डंडे मार के, बिकॉज मुसलमान तो पढ़ते ही नहीं थे, मुस्लिम्स कम पढ़ते थे, ज्यादा तो पंडित आते थे, क्योंकि वो उनको नौकरी मिलती थी उसकी, क्या कहते हैं, क्लरिकल जॉब्स उनको मिलते थे. With no religious biases, the choices of Kashmiris were on practical things. Choices of Pandits were on record keeping, clerical jobs, because they got the court jobs. राजा जो था वो अपनी सीक्रेसी रखने के लिए more or less he used to have a certain people whom he could trust. That brought in the division. Anyway, that's why there was this, and they had to be forced. अब वो बेचारे साफा बांध कर वो बोट चला रहे हैं, वो हांजी करते हैं. To them, rowing a boat was done by not the people who belonged to their class. Yes. So it had to be forced. No school will run where the student does not. आम तौर पर यहाँ करते हैं, अच्छा तू छुट्टी लेना मगर चले जाओ, अच्छा तुझे ये करना. There it was, do the things that you do not like to do. That was a very important thing. Kashmiris changed when things were brought in by force. तुमने स्विमिंग करनी है नहीं तो तेरे पर जुर्माना लगेगा. मुझे 2 रुपए देना पड़ता था जब तक स्विमिंग नहीं आती थी मुझे. मैं वानीपुर से आया था, मुझे कहाँ स्विमिंग आती है, तो मैंने तो जल्दी स्विमिंग सीख ली. मेरे भाई को टाइम लगा, डरता था थोड़ा पानी से, तो 4-5 महीने उसको 2 रुपए का फाइन लगता था. 20 रुपए हमारी फीस होती थी, 2 रुपए 10% हमको स्विमिंग का एक्स्ट्रा देना पड़ा. 22 रुपए देता था. मुझे अभी याद है उस फीस का रेट 16 रुपए पहले होता था, फिर 20 रुपए हो गया था जब हाई सेकेंडरी. आपकी सिस्टर भी वहीं पढ़ती थी? नहीं, वो तो बॉय स्कूल था ना. अच्छा. मेरी सिस्टर यहाँ नहीं पढ़ी है. हाँ. हमारा फैमिली डिवाइड हो गया. अच्छा. क्या हुआ कि मेरी सिस्टर पढ़ती थी कॉन्वेंट में. अच्छा. तो 1947 में अक्टूबर में कबायली आ गए. मोहरा पावर स्टेशन ले लिया. यस. मेरे फादर लंगेट में थे, आपको पता है लंगेट? बिल्कुल पता है. तो एनीवे फादर ने सुना, वहां से पता लगा कि हड़बड़ी में क्या हुआ कि अब बच्चों को क्या करें, छोटी लड़कियां हैं. मेरी पहली 2 बहनें जो सबसे बड़ी 2 हैं बहनें हैं घर की, तो लड़कियां थी. मेरा भाई तीसरा था, बड़ा भाई. तो रातों रात फिर उनको शिफ्ट किया वहाँ दिल्ली. अच्छा. पता नहीं, फिर पता शायद अनंतनाग चले गए थे. अनंतनाग में सोचा था कि कम से कम कबायलियों को टाइम लगेगा, यहाँ बड़मालू तक पहुंच गए थे लोग. तो फैमिली को शिफ्ट किया अनंतनाग. शायद ये 30-40 मील जो है, जितना भी डिस्टेंस है इसमें बचा. लेकिन अनंत फिर ज़्यादा डर हो गया, तो फिर बाहर गए. तो फिर मेरे फादर ने क्या बोला कि तुमको उधर ही पढ़ाओ लड़कियों का मसला है, औरतों का मसला. तो फिर वहाँ उनको आगरा में डाला स्कूल में. तो दे हैड एजुकेशन आगरा. वो इस वजह से वो अंग्रेजी बोल सकती थी थोड़ा बहुत. अच्छा. हम वैसे ही रह गए. मैं पैदा हुआ 48 में, मेरा भाई 47 का है. अब इस यहाँ तहस नहस. अब मैं कुछ दिन का बच्चा, मेरा भाई 1 साल का बच्चा. अब क्या करें, पेरेंट्स क्या करें? तो फादर ने कहा मैं रहता हूँ, सब फैमिली को बाहर भेज दिया. तो फादर को तो ड्यूटी करनी थी, उनको तो करना था. सो आई ग्रो अप इन अ वेरी ट्यूमल्टस टाइम ऑफ कश्मीर हिस्ट्री. देन फिर फादर ने कहा कि बच्चों को यहाँ मत लाओ जब तक. अब यहाँ चक्कर हो गया कश्मीर का, शेख साहब अरेस्ट हो गया, ये हो गया, अलग अलग. तो फादर ने कहा सीधा उनको वहाँ लद्दाख भेजो, मेरी नानी के साथ पलेंगे, दादी के साथ पलेंगे. तो दादी ने पाला हमको फिर. तो फादर यहाँ ड्यूटी करते थे, मदर लड़कियों को देखती थी, हम दादी के साथ पलते थे. तो हमारा बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया.
تو جب ہم بڑے ہوئے پھر ہم یہاں آئے تو فادر کے ساتھ پھر بات الگ ہوئی. تو بائی دیٹ ٹائم 55-56 ہو گیا تھا. تو وہ جو آپ کا بچپن گزرا لداخ میں، وہ لداخ کیسا تھا؟ وہ بالکل الگ تھا. کیا تھا؟ وہ لداخ الگ تھا بالکل. ہمارا لداخ یہ تھا کہ گھر اکا دکا گھر ہوتے تھے، بہت کم پاپولیشن. لے کی پاپولیشن شاید مجھے لگتا ہے 4,000 کی 4,500 تھی، 5,000 ہو گیا. ہمارا وہاں کرائم نہیں ہوتا تھا، پولیس والا تھا ہی نہیں، ہوگا بھی تو نام کے واسطے تھا. پھر ایک چور تھا ادھر، وہ سب کو پتا تھا یہ چور ہے. پولیس والے بھی اس کو 2 ہفتے میں 1 دفعہ پکڑ کے لے جاتے، پھر چھوڑتے تھے دوسرے دن، اور سیدھا بولتا تھا کیا کرتے ہو؟ میں چور ہوں یہاں کا لوکل. ایسی بات تھی. دیٹ واز دا آنیسٹی آف، مطلب وہاں تو تالا دیوار کچھ، یا کشمیر میں بھی کہاں تھا جی، کچھ بھی نہیں تھا. اتنی آنیسٹی تھی بالکل. بٹ لداخ واز آئی تھنک comparatively more honest. There was a difference. کشمیر کی بہت الگ سٹوری ہے. Social history of Kashmir is the most interesting history in North India. How? کشمیر کا کیا ہو گیا؟ فار ایگزامپل بہت دفعہ انگریز بولتے ہیں یا نان لوگ، کشمیری جھوٹ بولتا ہے. اچھا. اگر جھوٹ نہیں بولے گا کشمیری مر جاتا تھا. وہ مہاراج ایک آدمی آئے گا، تیرے پاس مرغی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں جی مرغی نہیں ہے. یہ انڈا کہاں سے لایا؟ آپ سمجھے مطلب. ہی ہیڈ ٹو ٹیل لائی بیکاز وہ اس دن مرغی ہے تو لے جاتا تھا اس کی. ہی یوز ٹو ٹیک اٹ اوے. ہی ہیڈ ٹو ٹیل اے لائی. فار ایگزامپل کوئی جب پرابلم آتا ہے آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، میرے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، تھوڑا سا وزن دے دو مجھے، 200 روپے دے دو، میری جیب میں کچھ نہیں ہے. ہوگا آپ کے پاس 500 روپے. سو یو لرن ٹو ٹیل اے لائی when you are forced to give what is should not be given. So Kashmir remained under subjugation of Sikhs and Dogras and all sorts of people. You had to tell lie to survive. نہیں تو بیگار میں لے جائیں گے، یہاں لے جائیں گے، وہ کریں گے. بچہ لڑکا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں کوئی لڑکا نہیں، سب لڑکیاں میری. تو بیگار بچ گیا. لڑکے کو بھیج دیں گے پنجاب، جموں بھیج دیں گے، چلا جائے یہاں سے، بھاگ جا تو. 1990 میں میرے پاس لیڈیز آتی تھیں، عورتیں، مائیں، گرین صاحب اس کو لداخ لے جاؤ، بچ جائے گا میرا بیٹا. ملیٹنسی جب سٹارٹ ہوئی تھی، کچھ دے دو اس کو، وہاں کچھ کام نہ ہوگا ہم ہی. آپ سمجھے مطلب. دے وانٹیڈ گیٹ دا چلڈرن آؤٹ. یو ہیو ٹو ٹیل اے لائی ٹو سروائیو. لداخی کو کوئی تھا ہی نہیں چکر. کون جائے گا جی وہاں 11,000 پر لڑنے کے لیے؟ یہاں تو سب آنے کے بیٹھ جاتا تھا. نہیں جو آیا تو یہاں کا سکندر. سو یو نو there is a thing called human geography. Human geography shapes social geography. کشمیر کا یہ تھا کہ you could easily access and stay there with no difficulties. And the person who was more powerful always used to subjugate the one who was less. لداخ میں یہ کیونکہ ایشوز نہیں تھے، مکان دور دور تھے. ایک مکان دوسرے مکان 1 فرلنگ دور ہوگا، کیونکہ اٹیک کا ڈر نہیں ہے. کشمیر میں سب ساتھ اگر ہوتا ہے کچھ پھٹافٹ ایک دوسرے کو مدد کریں گے. کانگریگیشن ایگریگیشن آف ہاؤسز. Was Kargil the same or it was different? کارگل فرق تھا. کارگل واز اسٹل ڈفرینٹ. کارگل دیکھیں، کارگل دراس دے آر آن دا ٹریڈ روٹ، مین ٹریڈ روٹ. Main trade route, yes. ان کے پاس 2 ٹریڈ روٹ ہیں، لے کا، تبت کا، سکردو کا. Skardu ka. سب سے زیادہ اگر آپ کو کلیور ملے گا، یو ہیڈ ٹو فائنڈ پیپل آن دا ٹریڈ روٹ. کسی بھی جگہ پر جہاں سے ٹریڈ زیادہ جاتا ہوگا، جہاں سے شپنگ جاتی ہوگی، ٹریڈ جاتا ہوگا یا کارواں نکلتے ہوں گے، وہ آدمی ہمیشہ کلیور ہوتے ہیں بنسبت کی ہنٹرلینڈ کے. تو آپ کا رامبن کا آدمی زیادہ تیز ہوگا بنسبت کی گل گلاب گڑھ کا.
बनाल का आदमी तेज होगा बनिस्बत की वेरीनाग का. You will find the difference. Because security is the main issue. मेरा ये मोहल्ला है, यहाँ बाहर का कोई आदमी नहीं, सब मोहल्ले वाले हैं मकान, किसी बाहर वाले को आदमी नहीं देती है. इनके लिए वो बटमालू वाला भी बाहर का है. सुनवार मेरा इलाका जो है ना, मेरे घर आस पड़ोस, अब दूसरे साइड में किसी ने ले लिया उधर से दूसरी साइड का, लेकिन अपने लोग किसी को नहीं देते. ज़्यादा से ज़्यादा पलपुरा वगैरह वहाँ के इधर के हो जाएंगे लोग. दिस इज नॉर्मल ह्यूमन थिंग. भाई अगर पराया आ जाएगा तो पराया कल्चर लाएगा, और पराये को मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता. तो लद्दाख का ये मेरे ज़माने में ये था, हम मिट्टी पे लिखते थे, अली बेचते थे, हमको लिखते थे, हमको थोड़ी सी आधा चम्मच चीनी मिलती थी अगर नंबरी साफ हो गया, मतलब हमारे ये क्वेश्चन हमने आंसर ठीक किया. सो दैट वाज थोड़ी सी चीनी. और हमको संडे को चावल मिलता था शाम को. संडे को सुबह इबादत होती थी, क्रिश्चियन थे, तो शाम को हमको चावल मिलता था. बाकी दिन चावल घोड़े पर लाना पड़ता था. मेरे घर में, मेरे बाप के घर में शायद 1 या 2 और घर में शीशा था खिड़की में. शीशा उठाना पड़ता था, ये घोड़े पर जाता था यहाँ से शीशा. कश्मीर में शीशा लाहौर से आता था, चलो वहाँ तो टांगी में आता था, यहाँ तो घोड़े में जाता था. अब आप 50 शीशे उठाएगा एक या 100 शीशे उठाएगा, आधे टूट जाएंगे रास्ते में. यहाँ से 14 दिन खच्चर में जाना है. तो हमारे घर को बोलते थे ये गिरने का घर है, शीशे है इसमें. छोटे छोटे शीशे होते थे, 6 इंच 8 इंच के. शीशा लगाना अमीरों का वो बात होती थी. आप कभी पैदल आए हैं लद्दाख से श्रीनगर? मैं नहीं आया, मैं तो हवाई जहाज में आया. मेरे ज़माने में हवाई जहाज आ चुका था. पाकिस्तान आ गया, कबायली आ गए तो हवाई जहाज आ गया, हवाई जहाज आ गया तो हमको तो लड़ाई होनी चाहिए कभी कभी बीच में. करगिल की एजुकेशन में आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली वीमेन एजुकेशन, जब आपकी मिसेज वहाँ पढ़ाती थी. करगिल में बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं प्रोफेसर था 1972 में. अच्छा. तो समर में मैं समर वेकेशन में मैं लद्दाख घूमने गया. किसी की जीप थी, उन दिनों में जीप भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, तो किसी की जीप थी, तो उसने कहा चलो मेरी जीप में चलो, हम देखते हुए जाएंगे. तो मुझे करगिल जब मैंने क्रॉस किया तो करगिल मुझे बड़ा ही पसमानदा लगा, बहुत ही पसमानदा. मैं हैरान हो गया करगिल की हालत 72 में, 1972. एनीवे लद्दाख थोड़ा सा प्रॉस्परस था, बेटर था. तो फिर मैंने कहा, मैं देखो अच्छी तनख्वाह खा रहा था, 550-600 रुपये तनख्वाह थी हमारी, वो अच्छी तनख्वाह मानी जाती थी, गेजेटेड ऑफिसर था मैं. तो फिर मैंने आई डिसाइडेड आई शुड वर्क अमंग द पुअर. मुझे रिलीजियसली मैं ओरिएंटेड था बिकॉज ऑफ माई मदर, इसी वजह से मैंने ये फोटो मदर की क्रॉस के साथ रखी है. शी वॉज अ वेरी रिलीजियस वूमन. बहुत हमको जिंदगी के कवानीन उन्होंने सिखाए. देन आई वेंट टू 1975 में मैं कोरिया गया, मैंने रिजाइन किया यहाँ से. अच्छा. हाँ, एज प्रोफेशनल. हाँ. मैं 27 साल का था जब रिजाइन किया मैंने. मैं 22 साल में प्रोफेसर बनना था, 22.5 साल में, 23 साल का था, 23 मान लो. मैं बहुत जवान था जी, बिल्कुल. आजकल के लड़के बीए मुश्किल से पास करते हैं 23 साल में. मैं एमएससी करके और एमएससी करके सब कुछ, और मैं अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में फर्स्ट आया था. मेरे बहुत सारे जो अपॉइंट हुए हैं वो अभी श्रीनगर में रहते हैं, प्रोफेसर हैं. तो देन यू रिजाइन्ड? आई रिजाइन्ड इन 75, 19 अगस्त 1975. 20 सितंबर में कोरिया में था. फिर वहाँ मैंने 1979 के एंड तक 80 में वापस आया. मैं 80 में वापस आया तो मैं करगिल गया चेक करने के लिए. अब मैं जब करगिल गया तो मैं कहा यहाँ की बहबूदी के लिए कुछ काम करूँ. मैं डीसी के पास गया. डी साहब मैं यहाँ कुछ करना चाहता. कहता क्या करना चाहते हो?
मैं कहीं विलेज में कुछ काम करना चाहता हूँ। डीसी ने कहा देखो तू है क्रिश्चियन, तुम लोगों को एजुकेशन अच्छी आती है, ये रूरल काम मैं करूंगा, मेरे पास फंड्स है, तेरे पास क्या फंड्स है, तुम स्कूल स्टार्ट करो। मैंने कहा यार मेरे पास ना जमीन है ना फंड्स हैं स्कूल के लिए, टीचर्स कुछ नहीं है। कहता तुम क्या चाहिए? कहता जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मैं दूंगा। उसने एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग, लाइब्रेरी की बिल्डिंग थी, कहता ये ले जाओ, फलाना ये ले जाओ। उसने मेरा हाथ बांध दिया जी स्कूल स्टार्ट करने के लिए। साउथ इंडियन था डीसी, जवान आदमी। अब अगले मैंने कहा क्या करेंगे? मैंने अपनी वाइफ को बोला तू पढ़ाती थी, अब तुम मेरे साथ पढ़ाओ। मेरे पास तो एक ही हथियार था, वो अपनी बीवी थी। तो उसने कहा ठीक है, तो बोलता तो मैं पढ़ाऊंगी। तो हम यहाँ श्रीनगर में हम यहीं रहते थे, तो हमने बोरी बिस्तर बंद किया और फिर हमने एक दो को ले लिया। अंग्रेज थी मेरे पास, छुट्टी काटने आई थी। मैंने कहा 3 महीने तुम पढ़ाओ। उन्होंने कहा ठीक है चलो 3 महीने आई हूँ, देख लूंगी। आमादा किया उसको। तो क्या हुआ कि हमने ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग मिल गई, 2 कमरे मिल गए, काफ़ी थे हमको स्टार्ट करने के लिए। हो गया। तो फिर उसके बाद एडमिशन किया तो लड़की एक भी नहीं। तो ये दोनों लेडीज ने कहा लड़कियां कहाँ आपकी? कहते हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते। फिर एनीवे हमने कहा, इन्होंने बोला अगर लड़कियां नहीं होंगी तो हम स्कूल स्टार्ट नहीं करेंगे, लड़कियां कम से कम होनी चाहिए, कुछ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। फिर एक दो दिन के बाद क्या हुआ, उन्होंने 9 लड़कियां लाई। हाँ, तो शायद 45 थे टोटल, 9 लड़कियां थी उसमें। क्या स्कूल का नाम क्या था? सूरू वैली पब्लिक स्कूल। ये डीसी ने खुद नाम दिया था। अच्छा। उन्होंने कहा देखो सेक्युलर नाम देंगे हम, ना तो क्रिश्चियन नाम देंगे ना मुस्लिम नाम देंगे, सूरू वैली है, पब्लिक स्कूल डाल देंगे तो सूरू वैली पब्लिक। इसी वजह से दैट इज अ स्कूल विथ सेक्युलर नेम। No. Still exists ना? अभी बहुत बड़ा है, द टॉप स्कूल। Who owns it now? वो वहाँ के लोग, जिस पैटर्न में हमने स्टार्ट किया था उसी पैटर्न में चलता है। अच्छा। हमने सिटीजन काउंसिल बनाई। अच्छा। डीसी चेयरमैन, मतलब एक्स ऑफिशियो जो भी आएगा, ऐसे करके सब एक्स ऑफिशियो 2-4 डाले, 2-4 बड़े डाले, बिजनेसमैन डाले 1-2, और सब के सब डीसी, एसपी, बीडीओ, ये वो सब ने ग्रुप बनाए। हमने शुरू किया बल्ती बाजार से, ऊपर से करगिल के बाजार, ऊपर से नीचे तक, हर दुकानदार से, हर आदमी से, हर चलने वाले से पैसा डोनेशन मांगा। वो लेकर क्या कहते हैं, प्लेट लेकर पैसा जमा हो गया। हमने डेस्क बेंच ले लिया, किताबें ले ली। अभी इट्स अ टॉप स्कूल। करगिल का एडीसी, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार, सब उसी स्कूल के हैं। आप कभी जाते हैं वहाँ देखने? हाँ, मैं उसके हूँ, मैं एडवाइजरी उसमें एडवाइजर हूँ मैं अभी भी। वहाँ के करगिल की इंग्लिश एजुकेशन का सारा बुनियाद उसी पर लगी है। ओनली 1 स्कूल। फिर स्टार्ट जब किया, फिर बड़ा ऑपोजिशन हो गया कंजर्वेटिव से। तो कंजर्वेटिव हुआ, लेकिन वहाँ ये बात थी कि देयर वाज अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर इन करगिल। कश्मीरी भी थे, लोकल भी थे, और लोकल में भी बहुत कुशादा दिल के, वो सोच के थे, ओपन माइंडेड। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, हमने बच्चों को पढ़ाना है। और वो लड़कियों ने इतना महारत हासिल कर ली है आज। करगिल की लड़कियां, लड़के आज दे आर बेटर देन लद्दाखीज एंड कश्मीरीज। हैरान होता हूँ, क्योंकि उनके पास कुछ और है ही नहीं पढ़ने के अलावा। नाचते वाचते हैं नहीं लद्दाखी जैसे, वो फेस्टिवल करते नहीं ज़्यादा, वो पढ़ते हैं। दे स्टडी अ लॉट एंड दे डू। एक लड़की, करगिल की लड़की, मेरंडा कॉलेज दिल्ली में पढ़ाती है, प्रोफेसर है। अब देखिए कहाँ से कहाँ डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। ये जो आपका कोरिया में ट्रेनिंग हुआ, पढ़ने गए थे? हाँ, थियोलॉजी ना, मतलब आई एम बेसिकली थियोलॉजियन।
आई एम अ साइंटिस्ट, साइटोजेनेटिसिस्ट एंड अ थियोलॉजियन। आप तो बॉटनी पढ़ाते थे, लेकिन बाद में जब रिजाइन किया तो जब आपको मैं फिर थियोलॉजी भी पूरी पढ़ी, आई एम द ओनली प्रॉपरली एजुकेटेड थियोलॉजियन इन द जे.एंड.के स्टेट। एक ही हूं मैं, मेरी बराबरी का और किसी ने ना तो जम्मू में, ना कश्मीर में, ना लद्दाख में पढ़ा है। Did that training and that education help you in Kargil while doing एवरीथिंग। आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिकॉज ऑफ माई थियोलॉजिकल परसेप्शन, नहीं तो मैं साइंस वाले को कुछ नहीं आता है। नहीं आता है, मुझे पता है। साइंस वाले को बोलना आता ही नहीं है, वो अपनी लाइन में थिंक करता है। yes. वो स्ट्रेट जैकेट बोलते हैं जिसको, ना लेफ्ट ना राइट, वो उसमें ही बात करता है। He cannot see from a perspective that is universally acceptable and how to live a life. So often इसी वास्ते वो एक बंद कमरे में रिसर्च करते हैं, आइवरी टावर बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी को जैसे। Yes. बस उनको एक वो चाहिए, कंप्यूटर आगे सामने रखो, किताबें रखो, लाइब्रेरी देखो। Unless and until you involve yourself in life, some scientists are there, प्रैक्टिकल साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो दुनिया को जानते हैं, दरिया को जानते हैं। सोनम वांगचुक है फॉर एग्जांपल, लद्दाख का साइंटिस्ट है, एंड बट ही इज अ प्रैक्टिकल मैन। सो साइंटिस्ट अनलेस एंड अंटिल ही ओपन्स अप, साइंस इज यूजलेस। साइंस इसी वास्ते बहुत दफ़ा नेगेटिव हो जाता है टू एनीथिंग दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट ओपिनियन। ये सही है, मैं बोलता हूँ यही सही है, ये दवाई खाओ, अरे वो भी तो पॉसिबल है। उस पॉसिबिलिटी को बहुत दफ़ा वन लाइन थिंकर बन जाते हैं। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद हूँ। एंड वन लाइन थिंकिंग इज समटाइम्स सुटेबल टू सम पीपल, बट इट्स नॉट सुटेबल फॉर मी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अनलेस अनटिल हम फैसेट्स ना देखें, वो ज़िंदगी में जीने का मज़ा नहीं है। बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी पता है या इस्लाम पता है, हिंदू के बारे में पूछा उनको पता भी नहीं है, जीरो भी नहीं, एक भी नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्टडीड बुद्धिज्म बेटर देन बुद्धिस्ट देमसेल्व्स। मैं जनरल कह रहा हूँ, कुछ लोग तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जनरल अगर मैं किसी सड़क में बुद्धिस्ट चलने वाला, मुझे नेले पर दैलर डालना आता है। आपके इस्लाम के बारे में? लेकिन जब आप when you were managing a church, what were the challenges that you faced in Ladakh, and which era was it? 1990 to 2018. अच्छा। 28 years. And you were stationed in Ladakh only doing that. Only doing that, stationed in Ladakh only as a principal. I was principal for 25 years, both. Monday to Saturday principal, Sunday pastor, शाम को pastor, दिन में। मैंने 25 साल में कोई कैजुअल लीव नहीं ली, नो कैजुअल लीव, एक भी नहीं लिया। By God's grace, I never got sick. खुदा ने मुझे संभाल के रखा कि मुझे हाँ सर्दी जुकाम होता है, लेकिन कैजुअल लीव नहीं लिया। ड्यूटी वॉज फर्स्ट, एंड अल्लाह ताला ने ड्यूटी के लिए ताकत दी। सो आप कभी लद्दाख जाएंगे तो पूछ लीजिए कंट्रीब्यूशन ऑफ। मैंने जैसे किसी को बताया 10-12 तो हमारे पायलट हैं स्टूडेंट्स लद्दाख से। हाँ जी, करगिल जम्मू के एसएसपी मेरे स्टूडेंट है, एसपी ट्रैफिक लद्दाख का हमारा स्टूडेंट है। मतलब 200 इस किस्म के हैं। श्रीनगर में स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं, मिला जुला के पता नहीं कितने, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ। ऑब्वियसली, क्योंकि आप इतने बरस काम करते रहे, पढ़ाते रहे बहुत। एंड माय ओन चिल्ड्रन फॉर एग्जांपल, पीपल हैव रीच्ड सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। आप बताइए, देखिए, एक लद्दाखी लड़का, मुस्लिम लड़का है, he is the head of a jet engine company in Germany. जर्मनी में जेट इंजन्स का वो CEO है, फ्रॉम लद्दाख। मेरा स्टूडेंट है वो, गोल्ड मेडलिस्ट निकला वो कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग में।
मुझे एक दफ़ा मिला, मैंने कहा तू कर क्या रहा है? सर जर्मनी में। मैं हैरान हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जेट इंजन्स, CEO or Germans, all the way from Timbuktu location called Ladakh. Dr. Musa है उसका बाप, he settled in England. But बहुत वो stories एक अलग चीज़ है. That's a different story of the students who did and the students who, मेरे पास स्कूल में एक philosophy थी which is so uniquely different from all. I had no admission test, number one. कोई admission test नहीं. अगर तुमने पढ़ना है आ जाओ. If you want to study, come. गरीब लड़का, अमीर को मैं वो करता था. गरीब ने अगर पढ़ना है, नो एडमिशन टेस्ट. आता है तब ठीक, नहीं आता तब ठीक. बहुत सारे प्रिंसिपल्स या स्कूल मैनेजमेंट ये करते हैं, अगर ये पास हो जाएगा तो स्कूल में आएगा. अरे फिर तुम्हारी काबिलियत क्या है, तो उसको वो तो लायक ही है, तब नालायक को ले लो ना, तब बनाओ, तो तब तुम्हारी मतलब है. मैंने कहा मुझे नालायक भेजो, उसको लायक बनाना मेरा फर्ज है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं. नंबर 1, ये मेरी पॉलिसी नंबर 1. पॉलिसी नंबर 2, अगर लड़का बदमाश बन गया स्कूल के अंदर, मान लो कुछ कर रहा है, दारू पी लिया, सिगरेट पी लिया, छेड़ाछाड़ी कर दी, गंदबाला कुछ कर दिया, बहुत सारे स्कूल्स उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं उसको. मैंने कहा कभी नहीं निकालूंगा. बदमाश से बदमाश लड़का मेरे स्कूल से निकलेगा नहीं. बाप ने मुझे उसको एक अमानत आपके हाथ दिए, अमानत दिया है, ट्रस्ट करके. और अगर मैं अनट्रस्टवर्दी निकला तो मैं फेलियर हूं. सो नो स्टूडेंट लेफ्ट. There was no drug, there was nothing. Or another thing, I never took teachers as employees. They were my younger brothers, sisters, nephews, nieces. Monday को मैं एक टीचर्स के साथ सारा 50-60 स्टाफ जो था मेरा, उनके पास मंडे आधा घंटा प्रिंसिपल के साथ होता सुबह सवेरे स्कूल से, वीक स्टार्ट होने से पहले. सबको मैं मॉरल लेसन देता था, किसी मज़हब का. सब 6 मज़हब के टीचर्स थे मेरे पास, ऑल अक्रॉस इंडिया. एवरीबडी हैड टू. टीचर्स अभी 25 साल के बाद बोलते हैं, सर आपकी वैल्यू से हमने जो सीखा है ज़िंदगी में, हम सक्सेसफुल हैं. कोई प्रिंसिपल्स बन गए, कहाँ बन गए वो. दे स्टार्टेड. So, when you treat, और फिर इस वास्ते I broke the very laws of education. For example, education department में ये होता है कि प्रिंसिपल इंस्पेक्शन करता है. आपने इंस्पेक्ट किया कि नहीं, हाजिरी की नहीं ली, ये मंडे को मैंने अपना थोड़ा सा वो दे दिया, आदर्श दे दिया, अपने वैल्यूज दे दी. टीचर्स का ट्रस्ट ना था, इंस्पेक्शन करना नहीं पड़ता था. कभी एक कबाड़ कहीं का रिपोर्ट आ गई तो फिर मैं उसको चेक कर लेता था. अदरवाइज व्हेन यू हैव ट्रस्टवर्दी पीपल, क्या इंस्पेक्ट करना है? अपने बेटे को आप क्या ट्रस्ट, जिस बेटे पर आप पूरा भरोसा करते हैं उसको क्या इंस्पेक्शन करोगे कि इसके बिस्तर में क्या है इसके पास, या इसके पास ड्रॉर में क्या रखा है? ट्रस्ट करते हैं कि कभी गलत काम नहीं करेगा. एक चीज़ बताइए मुझे गिरिराज साहब, ये आपने 75 में रिजिग्नेशन किया सरकार से, उसके बाद आप एजुकेशन में ही जुड़े रहे लेकिन सरकार से बाहर. हाँ, एजुकेशन से और रिलीजन में और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट. अब फॉर एग्जांपल लद्दाख हिल काउंसिल का था, आई वॉज द मेंबर ऑफ द सिटीजन काउंसिल फाइटिंग फॉर लद्दाख. वो आई वॉज एक्टिव. इनफैक्ट जब हम गवर्नमेंट हमारे खिलाफ थी 1990s में, 89 में वो बड़े फसादात हुए थे. हाँ,
تو 92 میں مجھے کہ 93 میں ٹریجرر بنایا تھا اس کا. مجھے پیسہ خفیہ رکھنا پڑتا تھا. اچھا. ہاں کیونکہ بینک میں تو نہیں ہم کو سیز ہو جاتا. تو انہوں نے کہا دیکھو یار یہ پادری ہے اور یہ آنیسٹ آدمی ہے تو پیسے تو میرے پاس کیش آتا تھا. اب گندا کیش کسی کا ٹیکسی ڈرائیور کا اس کا ٹرک یونین کا تو اس کو میں سنبھالتا تھا. تو وائف کہتی تو نے کتنا بیکار کا کام لے لیا یہ الٹے پلٹے نوٹ یہاں سے جمع کرنے ہیں کیونکہ وی ہیڈ نو بینک اکاؤنٹ. ابھی تو 3 ڈیکیڈز گزر گئے تو آئی کین ٹیل یو اس وقت ہوتا تھا ہم. اینڈ دین نرسمہا راؤ تھا ان دنوں میں پرائم منسٹر. تو فائنلی وی گاٹ اٹ. So I have been involved in every public, in fact, even today, at my age, I'm still with the government. Government کی UT government لداخ کے ایجوکیشن ایڈوائزری بورڈ میں ہوں میں. تو سال میں 1-2 دفعہ وہ ہوتی ہے تو اس میں لداخ کا لے کا ریپرزنٹیٹیو میں ہوں. کاچو اسفندر خان جو ہیں وہ سری نگر میں رہتے ہیں. وہ کرگل کے ہوتے ہیں. وہ کرگل کے ہوتے تھے. ہم 2. So we are the only 2 people from Ladakh on the education policies of the government. Otherwise we are past our age both. وہ تو میرے سے تھوڑے سے ہلکے سے چھوٹے ہیں. تھوڑی سی yes sir. وہ he's younger to me. لیکن I'm the oldest man there. ہمارے سنتے سنتے کچھ نہیں ہے. وہ جو 89 میں جو ٹینشنز رہے اور جس میں بڑے فسادات ہوئے کشمیری بزنس ٹارگیٹ ہوئے وہ جو فیلنگ تب تھی وہ وٹ واز دا آؤٹ کم کس چیز کی تھی وہ اور وہ کیا وہ فیلنگ اب کم ہو گئی ہے اتنے پچھلے 30 سال میں یا ابھی کچھ ہے تھوڑا؟ 89 اصل میں لداخ میں کیا ہوا there is ایک انگریزی میں کہاوت ہے there is a slip between the cup and the lip. گورنمنٹ مینجمنٹ میں ہر ایک چیز کپ اینڈ دا لپ کا چکر ہے. بولا کچھ جاتا ہے ہوتا کچھ ہے. وعدہ کچھ ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کچھ ہوتا ہے. تو اس میں ہر ایک انوالوڈ ہے کشمیری ایز مچ ایز لداخی. ایک کشمیری نے وعدہ کیا لداخی نے امپلیمنٹ نہیں کیا یا لداخی نے وعدہ کیا کشمیری نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اس نے کچھ بولا اس نے کچھ سنا. سو دس گیپ اینڈ گیپ بیکاز آف ریشیل ریجنل ریلیجس واٹ ایور دا ریزنس یہ گیپ نے ہمیشہ ایک دوسرے کو سسپیشن میں رکھا آف دا ادر. میری کہانی یہ ہے فار ایگزامپل شیخ صاحب نے نوربو صاحب کو ون آف دا موسٹ پاورفل منسٹرز آف جموں اینڈ کشمیر. یس ہی ہیڈ مور پاور دین اینی کشمیری. ہے جی جو شیخ صاحب نے ان کو پاور دیا تھا اینڈ فار اے لانگ ٹرم unquestioned authority over جموں کشمیر ویلی اینڈ لداخ. وہ سامبا میں اتنا کر سکتے تھے جتنا سسپول میں کر سکتے تھے لداخ میں. آپ سمجھے. سو ہی واز دیئر اینڈ ہی واز اے لداخی. سو یو شوڈ ہیو اے نو complaint. At least he was there. Why were the things not sorted out at that time? مان لو ایک یا جوہرا صاحب تھے اس کے بعد لیکن جوہرا صاحب تھے وہ بھی بڑے پاورفل تھے. ٹورزم بہت سارے تھے. تو یہ نہیں کہ لداخی ریپرزنٹیشن نہیں رہا ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ان دن میں تھا. تو ایک تو ایوری بڈی واز ایز آئی فیل میری اپنی رائے ہے دوسروں کی نہیں ہوگی واز کمفرٹیبل ان ہز چیئر. بھائی ایز اے کیبنٹ منسٹر implementation should be done in letter and in spirit.
वो ना तो कश्मीरी करता, ना लद्दाखी करता, ना जम्मू वाला करता, कोई करता ही नहीं है. अदरवाइज यू हैव अ रनिंग गवर्नमेंट. अभी 2-4 लड़के जैसे आए हैं नेपाल में, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, कुछ 40 साल के लोग हैं. वो चलेंगे नहीं चलेंगे मुझे पता नहीं कितना, ये थोड़ा सा एक वो तो नहीं, बाबल तो नहीं है, लेकिन कम से कम अभी जो कर रहे हैं, जो देयर टेकिंग स्टेप्स. फाइनली मैं अपनी ज़िंदगी को जब देखता हूँ, मैंने अगर बोला तो स्कूल में होना पड़ता था. 10 बजे स्कूल खुलता था, 10:05 पर आता था, तो वापस जाना पड़ता था घर उसको. टीचर अगर स्मार्टली ड्रेस्ड नहीं होगा तो घर वापस जाता था. एक टीचर बाल काटे बगैर आ गया, मैंने उसको नई के पास भेज दिया. औरतें चूड़ियाँ नहीं लगा सकती थी. 2 चूड़ी लगाओ, उसके अलावा सब चूड़ी उतारो, तुम यहाँ फैशन करने नहीं आए हो. उनको सीधा पता था, उनको पता होता था ड्रेस कोड क्या है, मॉरल कोड क्या है. एक लड़के ने किसी लड़की को छेड़ दिया, बाप को भी पता लग गया कि दोबारा इस स्कूल में नहीं घुसेगा. मेरे पास हर किस्म के रिलीजियस इश्यूज आते थे. यहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, शिया है, सुन्नी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सब थे. सब पालने पड़ते थे मुझे. सबके पास डिमांड थी. एक दफ़ा सरदारों ने मेरे पास, सिक्स ने कर दिया कि हमको छुट्टियाँ कम मिलती हैं, बुद्धिस्ट ज़्यादा ले जाते हैं, मुसलमान ज़्यादा ले जाते हैं. मैंने कहा तुम मुझे छुट्टी बताओ, अपनी कम्युनिटी का साइज बताओ, तो मैं उतने दे दूंगा तुमको. तो मैंने क्या किया था, हर रिलीजन को 3 छुट्टियां, बस 3 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 4. मुझसे चुन लो तुम, किसी को नवरोज की चाहिए. मैंने कहा नहीं, अगर तुमने ईद की 2 ले ली, इसकी इधर उधर की और कुछ ले लिया तो चौथी नहीं मिलेगी. बुद्धिस्ट कहता था मेरे 4 मॉनेस्ट्रीज हैं, 4 में का नहीं, 2 मिलेंगे. क्रिश्चियन बोलता था मुझे 4 चाहिए गुड फ्राइडे के. नहीं, ईसाई स्कूल है, नहीं ईसाई स्कूल ये सबका स्कूल है. कहने का मतलब until unless you are democratic in your mindset, you cannot run a government. You can run anything. वो आप घर को तबाह कर दोगे. इस वास्ते ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि you have to rise above your petty world. छोटी दुनिया से निकल कर काम करना पड़ता है जब. और ये जो है ना तो लद्दाख ने किया, ना कश्मीर ने किया, ना जम्मू ने किया. जम्मू वाला दिखता था मेरा बंदा उधर बैठा है, वो तो अब करिश्मे करेगा. कश्मीरी बोलता था अब कश्मीरी आ गया, अब मेरा त्राल वाला आ गया, अब मेरा बारामूला वाला आ गया, अब मेरा लद्दाखी आ गया. लद्दाखी भी बोलता नुब्रा वाला आ गया, ये आला करगिल वाला आ गया. रीजनलिज्म टू द कोर के मोहल्ला पर लड़ाई हो जाती है कि मेरे मोहल्ला का एसपी है. ये नाजरीन, बेसिकली गर्गन साहब की जो खानदान है वो बाय एंड लार्ज, ये दोनों भाई बहन जो थे एजुकेशन में, इनकी जो हमशेरा थी प्रेमा गर्गन, वो पढ़ी तो आगरा से, लेकिन यहाँ मेलिसन में काफ़ी देर तक वो प्रिंसिपल रही और चलाती रही मेलिसन स्कूल को. लेकिन इस नॉलेज कन्वर्सेशन के आखिर में जो बेसिकली 2 ख़ुतों पर महीत हो गया, तो थोड़ा सा हम तिब्बत भी चले गए पहले. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये मुझे बता दीजिए, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन कश्मीर एंड इन लद्दाख. हमारे यहाँ बेसिकली शायद हमारे लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं कि अब की जो जनरेशन है, क्रिश्चियन जैसे क्रिश्चियंस में भी कैथोलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं. तो मैं चाहूँगा कि इनसे बेहतर ये जो पूरा ये बहुत मुख्तसर सी पॉपुलेशन है, छोटी सी पॉपुलेशन है. एक ज़माने में बहुत हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, वक्त बदलते रहते हैं. लेकिन इनसे पूछेंगे, ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द स्टेटस. क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस का एक प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट है. एक तो था ब्रिटिश इरा क्रिश्चियनिटी. ब्रिटिश इरा क्रिश्चियनिटी में ये था कि क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस गॉट अ लॉट ऑफ रिसोर्स. नहीं, both. The British government was not Christian government. It was officially by the Church of England, but the people who ran the bureaucracy were not Christians. They were secular people who wanted to run an efficient government. कभी मिशनरी अड़ंगा बन जाता था,
तो वो नहीं चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अगेंस्ट था, अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। उन्होंने कहा था हम कारोबार करने आए, हमको ये नहीं करो, अगर तुम झगड़े करवा दोगे तो मेरा ये जो धंधा है वो धंधा बढ़ जाएगा, मुझे माल मिलता है इस कॉम से, अब तुम उस कॉम को मेरे साथ झगड़ा करवा दोगे तो मेरा, तो इस वास्ते ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी क्लेवर। अच्छा, एनीवे व्हाट हैपेंड, a lot of Christian institutions were not made for the Indians necessarily. कुछ बनी, कुछ नहीं बनी। बिस्को बना, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस इंडिया में नहीं बनी। वो बनी कि यहाँ के इलीट जो उनका काम संभालता था वो पढ़े। अब देखिए, जो ICS ऑफिसर्स थे, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन IAS आने से पहले, वो जो क्लास ऑफ ऑफिसर्स इस वास्ते बनाए गए थे ताकि इस गरम तपती सांप और सपेरों के इंडिया में आकर कौन काम करेगा, तो उनको खूब बंगलो दिया, भाई हिंदुस्तान में जाकर इंग्लैंड को छोड़ो, इंडिया में काम करो, हम तुमको लॉर्ड साहब की जिंदगी देंगे और तुम IAS ऑफिसर होगे, बड़े अफसर होगे। समझ गए? तो जब उसको डबल पैसा मिलता था, ये मिलता था, जैसे लद्दाख का अलाउंस ये वक्त, तब तो वो इंडिया आता था, नहीं तो उसको क्या छोड़ना है भाई, इंग्लैंड को क्यों छोड़ेगा, स्कॉटलैंड को क्यों छोड़ेगा अपने घर को। तो 7 समुंदर आता था वो यहाँ करने के लिए, तो उसको सिर पर चढ़ा कर आते थे। इनको संभालने वाले होते थे पढ़े लिखे, उनको अंग्रेजी आनी होती थी, कोई बंगाली, कोई तमिलनाडु, कोई ये जमाने में तो काम करना है, उनको अंग्रेजी में काम करना। अंग्रेजी जबान में काम करने के लिए अंग्रेजी में मीडियम स्कूल चाहिए था। अंग्रेजी मीडियम तो अच्छे स्कूल का था, मसूरी में बनाऊं, अपने बच्चे भी पढ़ेंगे, मेरे दफ्तर के काम से। सो दे वर क्रिएटिंग अ होल क्लास कल्चर ऑफ पीपल हु कुड सर्व देयर गवर्नमेंट। कोई यहाँ तहसीलदार बनेगा, उसको अंग्रेजी आना चाहिए, बनेगा, वो बनेगा, फर्स्ट ऑफिसर बनेगा, BDO बनेगा, डॉक्टर बनेगा। सो दे वर प्राइमरली इंस्टीट्यूशन सर्विंग द एडमिनिस्ट्रेशन और द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश। देन दे वर मिशनरी स्कूल्स, वर प्योरली मिशनरी। हम पढ़ाएंगे, उसके साथ क्राइस्ट के बारे में बताएंगे, हो जाएंगे। आधे स्कूल से मिक्स, गवर्नमेंट भी मदद करती, गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट था, उसका भी इंटरेस्ट था। सो ये बहुत बड़ी एक वो है, इट्स अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस। तो कश्मीर में जो पहला लॉट आया बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ही डेडिकेटेड है जी। 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी। 50s में जब पॉलिटिक्स घुस गई, अब क्या हुआ कि जब स्पेशली 1950 अर्ली 50s, late 40s, early 50s, when the interests of other nations came in, they had only one person to connect in Kashmir, and that was the person of his own blood and bone. भाई देखो, तू उधर ही बैठा है, मेरा थोड़ा सा ये शाम को 1 घंटे का काम कर देना है। अपने स्टूडेंट से पूछ लो, आज बम फटा कि नहीं फटा, ये हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ हुआ कि वहाँ, हाँ आज यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बस उसको ये करना था। He was not a spy, but he was a information gatherer. They used. उसी में वो क्या कहते हैं, मिशनरीज को बंद कर दिया 1953 में। यहाँ बिस्को के प्रिंसिपल को जो नकारा था 53 के एंड 4 में, बिकॉज उन्होंने कहा भाई मिस्टर रॉबर्ट, जो भी नाम मैं ऐसे बोल रहा हूँ, भाई देखो ऐसी बात है, वहाँ का थोड़ा सा हिसाब रखना, ये शेख साहब सही है कि नहीं है। आप समझिए, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू मेटाफोरिकल इंस्टेंस। तो आपका एक कश्मीरी होगा लंदन में, बोलेगा अरे यार मेरा कर दो ना काम, ये मेरा लड़का उधर गया हुआ, जरा उसको एक अपार्टमेंट दिलवा। तो आप करे, वो तो करेगा ही करेगा, भाई अपने गांव का है वो। सो दैट इज द ह्यूमन रिलेशनशिप में, नो ऑफिशियल। सो एट दैट टाइम
there was a diversion of interest into getting into things that were not needed in education or in church. Anyway, फिर मिस्टर रे आया, बड़ा अच्छा आदमी आया, फर्स्ट क्लास, very good people. My sister came up. By that, after Mr. Ray's going and others, hospitals में भी क्या हो गया, because of the tensions, doctors कम मिलने शुरू हो गए, रनवाड़ी बेचना पड़ा, अनंतनाग was in difficulties, दुर्गजन जो पहले ले लिया था ये अपना चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जो था डॉक्टर नीव का, various reasons, किसी शॉर्ट साइटेडनेस थी, मशीनरीज की भी अपनी, बहुत सारे लोग डरते थे. So nobody came as a clean man. And nobody was a devil. Everybody did his best within his own capacities. Lekin then after Mr. Ray left, especially Visco, क्योंकि this is the most prominent. Yes. And Convent and Bernal, others also, equally involved to some extent. Commercialization entered the mindset of the Christian institutional managements. कि भाई देखो अंग्रेज का पैसा बंद हो गया है जी, FCRA से जो भी होगा, आगे पीछे को मिलना नहीं है, जीना तो खुद ही जीना है. जब खुद ही जीना तो उसमें लालच आ गई. Today, sad to say, all the major Christian institutions in Kashmir and Jammu, not Ladakh. लद्दाख में फ़र्क है, मुझे वहाँ की स्टोरी तो मुझे फर्स्ट हैंड पता है. जम्मू एंड मेजर, छोटे वाले नहीं, छोटे वाले ठीक है, have become purely commercial institutions. They are not worth to be called Christian. वो बाइबल के खिलाफ है. They are against the teachings of Christ where you have to serve. आपको सवाब कैसे आएगा जब आप पैसा लेते हो काम करने के लिए? आप समझे, दान पुण्य कैसे कमाओगे जब when you charge money for giving a glass of water? आप समझ गए मतलब. So I'm critical of the every institution, all the major institutions and across India मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट की है, एफिशिएंट मैनेजमेंट की विद नो डेट. मैंने कभी लोन नहीं लिया स्कूल में, सिर्फ बस का लोन लेना पड़ता था कभी वो एक या दो लोन लिए बस के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन ये वो कभी लोन नहीं लिया और कभी ओवरचार्ज नहीं किया. मुझे 25 साल का तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन विद. Can you imagine, we used to give lunch for 12 रुपए का, 13 रुपए का, 13 rupees complete lunch, दाल सब्जी एंड चावल. 13 रुपए में क्या मिलता आपको? ये मैंने अपनी लिविंग मेमोरी में बता रहा हूँ. You can do with small thing. 2 रुपए में हम 63 बच्चों को पढ़ाते थे फ्री, 2 रुपए में. 1000 children, 2 rupees, 2000 rupees एक महीने का जमा होता था. You get my point. You need to have the collective involvement in running schools. अभी कलेक्टिव है नहीं, एक आदमी रूल कर रहा है या 2 आदमी रूल कर रहे हैं, 5 आदमी कर रहा है. बिशप आता वहाँ से, अमृतसर से, हमारा बिशप बैठता है अमृतसर में, उसको कश्मीर का क्या पता. कश्मीर की माइंडसेट अलग है, पेरेंट्स अलग हैं, लोग अलग हैं, कल्चर अलग है. And he is appointed by somebody Timbuktu in Delhi or somewhere. तो वो होता ना खवा, क्या चाल चलेगा हंस की. आप समझ गए, कवा तो कवा ही. कश्मीर में कश्मीर का चमड़ा होना चाहिए. You get my point? And with in a Christian institute, biblical vision. भाई कम से कम जिस कलाम की तुम पढ़ते हो उस पर तो चलो, उसको तो मत छोड़ो ना. मैं फेसबुक में रोज अपना कलाम लिखता हूँ. ये मेरी किताबें जो हैं सारी, ये सोशल मीडिया में, ये ऐसी नहीं है, सोशल मीडिया में सब ने पढ़ी है, सब पढ़ते हैं.
जब आप कुरान शरीफ से हो या बाइबल से हो, गीता से हो, किसी से हो, ग्रंथ साहब से हो, आप सही मानों में करोगे तो कोई आपका दुश्मन बन ही नहीं सकता. अगर बनता तो फिर वो जो ईमान है वो गलत है. हाउ कैन यू क्रिएट एनिमीज विद इन योर ओन फैमिली ऑफ ह्यूमन बींग्स? नहीं हो सकता. सबसे अच्छा मेरी सिस्टर का कजिन सिस्टर का हस्बैंड लद्दाख मुस्लिम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, मुसलमान है, मुस्लिम. अकबर लद्दाखी आपने सुना है? उसकी बीवी तो मेरी बहन है. आप समझे? कहने का मतलब बुद्धिस्ट में भी ऐसा है. कुछ रिश्तेदार मेरे, you can live amicably if you have a broad mind to live outside your little world. I think this is the problem of the Christian institutions. Or Christian institutions का for example Anantnag है, it's doing a good job, very good job. And it's prospering in one of the hot, एक ज़माने में Anantnag was the hottest bed of militancy. Yes. वो जो एरिया था ना, मुझे पता है. I visited that institution, that hospital. आप गए हैं? Yes. आप देखिए वहाँ जाकर कैसे एफिशिएंटली चलता है और कोई ओवरचार्ज नहीं करते. एक दिन में आपको ये अपनी कहानी बताऊंगा, पता नहीं आप रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे. एक मिलिटेंट आता है कि अपनी वाइफ को लेकर कि ये आई डोंट वांट दिस चाइल्ड. द डॉक्टर सेड मैं ये कर नहीं सकती, बच्चा नहीं गिरा सकती मैं. उसने कहा नहीं, मुझे पुट bullet in my chest, I will not kill this child. And the child survived. Anyway, finally he gave in. Then one day, after a few years, 4-5 साल के बाद, he met a couple in the बाजार, मियाँ बीवी बच्चा. कहता मैम, ये वही बच्चा जिसको आपने वो किया था, मना किया था. 3-4 साल का बच्चा था. That same man thanking the doctor for that child, living in Anantnag. Live stories of how the doctors did human work service in the difficult years. No, जहाँ आप हर चीज़ पर चार्ज करते हो, यूनिफॉर्म पर चार्ज करते हैं, इसको करते हैं, उसको करते हैं, करोड़ों में कौन जाता कहाँ है, क्या करना है तुमको? How many poor people get into Bisco school or Bernard school or मेरे पास कितने लोग कहते हैं मुझे कॉन्वेंट में एडमिशन दिलवा दो. मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ सब the level of ethics that they have is not my ethics. Can you imagine? I did not have a house of my own in Ladakh till I retired. मेरा भाई ने डायरेक्टर HMT वॉचेस था, उसको रिटायरमेंट के बाद मकान बनाया, वो भी दामाद से लोन लेकर. How can you mint money sitting in education or any other place, even deputy commissioner? तुमको अपनी तनख्वाह में जीना तो आप नहीं जी सकते. तो और I would say 50 to 60% of the reason for my God's graciousness, उसके फजल जो है मेरे ज़िंदगी पर हेल्थ का, only because of this. When you live a clean life, your mind is clean, your morals are clean, BP ठीक रहता है, ये ठीक रहता है, वो ठीक रहता है. फिर आप बोलते हैं आप सफ़र ज़्यादा करते हो, करना है ना. You don't look 76. 78. तो खैर नाजरीन, ये मिस्टर गिरगन की कहानी है. तिब्बत से शुरू हुई कहानी, लद्दाख पहुँच के श्रीनगर पहुँच गई, और कंक्लूजन में कि उन्होंने इन्होंने एजुकेशन को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है. पहले सरकार में थे, फिर सरकार से बाहर आ गए, बहुत पढ़े लिखे हैं, थियोलॉजी पढ़ी है, लेकिन इस ज़िंदगी के स्टेज में उनको एक शिकायत है कि जो एजुकेशन होनी चाहिए थी
जिस मकसद के लिए इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जिनके लिए सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और सोसाइटी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, आउटपुट आउटकम प्रोसेसेस और आउटकम दोनों डिस्प्यूटेड हैं। खैर ये इनकी सोच है, तो और ये एक ऐसी शख्स की सोच है जो इस सेक्टर और इस सिस्टम को बहुत अंदर से बहुत नज़दीक से जानते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातें सुनकर कुछ तो हो, कुछ तो बदले। उम्मीद तो यही है, इनकी भी और हमारी भी। तो खैर गिरगन साहब, हम आपके बहुत ही मशकूर हैं, आपने इतना टाइम हमें दिया। अभी गर्मी आ रही है तो हम कहाँ लद्दाख में आपको ढूंढते। हम आपके बहुत ही मशकूर हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने इतना वक्त मेरे साथ गुजारा और सारी कैमरा टीम के साथ भी। कि मैं यही कहता हूँ कि हमने जो अपने ज़माने में सीखा आज से 60-70 साल पहले, वो कश्मीर कभी ना जाए हमारे हाथ से। जिस दिन हम उस कश्मीर को खो देंगे, और उसको वापस लाया जा सकता है, ये नहीं कि हमारे हाथ से छूट गया है, हमारा सब कुछ वापस आ सकता है। बस हमने ये करना है कि हमने अपनी जो जिन चीज़ को हमने कदर किया है, हमारे बाप दादा ने कदर, उसको हम वापस ले आएँ। आप मेरे कमरे में भी ये सब ये जो है ये 100 साल का है। ये कोई यहाँ कोई चीज़ नहीं है। वो लैंप जो है ना, वो 70 साल पहले जलते थे हमारे घर में, अभी भी है। मैं वैल्यू करना जानता हूँ। एक चीज़ हमने जान नहीं देते, ये चीज़ ये नहीं दिखाता कि इसकी कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, इट्स हेरिटेज एस्पेक्ट। मेमोरी है, हेरिटेज है, ये आपकी विरासत है। हाउ कैन यू सेल विरासत? मैं लद्दाखियों को बोलता हूँ, वो अपनी ज़मीन की में ईंट बनाते हैं। मैंने कहा ईंट बनाना छोड़ दो भैया, ये ईंट पर जिस मिट्टी में तेरा दादे का पसीना गिरा है, इधर इस पर पाँव चले हैं तेरे परदादे के, उसने यहाँ रोटी खाई है, नमाज पढ़ी है या दुआ की है, इसी, और तू इसको ईंट बना के बेच रहा है। जिसको पता नहीं, वो 10 रुपए की ईंट खरीदता, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं। उसके लिए मिट्टी एक केमिकल है, उसके लिए उसके बाप का पसीना नहीं है। और हमने ज़मीन का खरीद फरोख्त ऐसे करते हैं जैसे हमने चने बांट रहे हैं। खैर ये थे आपके लिए और मेरे लिए गिरगन साहब, जिनकी हमशेरा मेलसन स्कूल की काफ़ी देर प्रिंसिपल रही। वो अब नहीं रही, तो ये ऊपर वाले के फैसले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम गिरगन साहब से मिले और उनकी फॉरेस्टों की, जंगलों की कहानियों से लेकर तिब्बत के एंसेस्ट्री तक पूरी बात की। फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो।